एवरीवन, तो जीके पीवाईक्यू सीरीज का आज हम डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 16 और इससे पहले ऑलरेडी 15 क्लास कर चुके हैं। तो 15 क्लासेस के प्रॉपर नोट्स बनाना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी दी जा रही है उसको नोट डाउन करना और प्लस जिस भी क्वेश्चन में डाउट होता है या जिस भी पॉइंट में डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो उसको सर्च करके अगर लगता है कि ये चीज़ गलत है मुझे स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पे सेंड कर देना ताकि मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में करेक्शन कर लूँ, सही कर लूँ। क्योंकि हो सकता है कुछ बुक में अलग दिया रहता है, कुछ बुक में थोड़ा अलग दिया रहता है, तो इस हिसाब से गूगल से चेक करके उसके बाद मुझे वो सेंड कर देना। तो क्लास नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। 15 क्लासेस हो चुकी है, डेली 1 क्लास का प्लान है अभी, और उसके बाद आपका जल्दी ही जो है वो करंट अफेयर्स वाला भी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो जीके की शॉर्ट वीडियोज आ रही है, बट धीरे धीरे ये चीज़ देखोगे एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इसका मिलेगा। तो क्लास नंबर हमने कर लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम ऑलरेडी कहाँ तक कर चुके हैं देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने बोला है कि इनमें से प्रकाश वर्ष के संदर्भ में कौन सा वाला ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाना। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष है क्या, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? ये लंबी दूरी को मापने का मात्रक है। किसको? लंबी दूरी को, ठीक है। कोई मापने की इकाई है, ठीक है। मात्रक बोलो, इकाई बोलो, है ना। मापने की इकाई है, लंबी दूरी को मापने की इकाई है। पॉइंट नंबर 1, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी को नहीं, लंबी दूरी को नापने का क्या बोलेंगे? दूरी के लिए तो मीटर होता है, बट लंबी दूरी को मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 सेकेंड, ये तो हमने एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। इसको नोट डाउन कर लेना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये तो लंबी दूरी, अब होता है बहुत लंबी दूरी को, ठीक है, मापने का, ठीक है, सबसे बड़ा मात्र, सबसे बड़ी इकाई, ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई, वो क्या है? पारसेक। कौन सी है? पारसेक है, ठीक है। तो इसका मतलब पारसेक बड़ा है, तो एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक के अंदर होता है हमारा 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर इसको मीटर में हम चेंज करें, मीटर में कन्वर्ट करें, तो ये होता है 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक तो ये है कि ये वाला पॉइंट याद करना, नोट डाउन कर लेना, ये वाला एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना, और सेकंड हमारा ये वाला कि एक पारसेक बराबर इतना। बाकी इसको ये भी ध्यान रखना कि इसका मात्रक है दूरी मापने का, किसका? दूरी मापने का, ठीक। तो यहाँ से देखो, फर्स्ट पॉइंट तो ठीक है हमारा कि दूरी मापने की इकाई है, और थर्ड सेकंड समय की नहीं, थर्ड रहता है कि प्रकाश वर्ष दूरी, यानी एक वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है, एक वर्ष में। तो इसका मतलब हमारा कौन सा वाला हो जाएगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 3 समय की इकाई नहीं है, ना ही ये प्रकाश की तीव्रता को बताता है, तो 1 और 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से जो भी एडिशनल ये चीजें पता चले इसको नोट डाउन कर लेना। प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? सेकंड चीज, प्रकाश वर्ष से बड़ी जो इकाई है वो कौन सी है? दूरी की, पारसेक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, और मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो मीटर में वो कितना होता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 इन्होंने बोला है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक एक बेंजीनाइड है। बेंजीनाइड यानी बेंजीन फैमिली का, है ना। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चर C6H6। अगर इसे बेंजीन को बनाना चाहिए तो कैसे बनाएंगे? ये वाला बेंजीन, यहाँ सिंगल वन, यहाँ डबल वन कर लेते हैं, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे C कार्बन, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे C, ठीक है। C हो गया, सब में जुड़ा हुआ, ठीक है। इससे H जुड़ा हुआ एक, इससे H जुड़ा हुआ, इससे H जुड़ा हुआ, इससे H जुड़ा हुआ, इससे H हो गया, ठीक है। तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। अगर आपका साउंड देखो डबल बॉन्ड आता है, ठीक है, डबल बॉन्ड। अब एलिमिनेट करेंगे तो हेक्सेन में N वाले में क्या था? सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड। प्रोपेन, इसमें हमारा सिंगल बॉन्ड।
सिंगल बॉन्ड। अगर इन दोनों में डाउट होता है एनिलीन इन वाले, ये होता है डबल बॉन्ड वाला, एन वाले सिंगल बॉन्ड, इन वाले डबल बॉन्ड वाले। ऐसी एल्डिहाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ज्यादा मैक्सिमम चांसेस था इस वाले में टिक करने के। ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्ट था। अब इनके स्ट्रक्चर को एक बार बना लेते हैं, ये वाला एक एक करके कि क्या है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर पूछ ले रहा है ठीक है एग्जाम में, तो चारों का एक बार हम बना लेते हैं क्या क्या है। पहले हम बनाते हैं हेक्सेन का। हेक्सेन का क्या होता है C6 और H14, तो सिंगल बॉन्ड वाला बनेगा C6H14, 1 2 3 4 5 6 CH3 बैलेंस करें, इसमें CH2 बचेगा, 2 इधर आगे, CH2 बचेगा, 2 इधर आगे, CH2 बचेगा, 2 इधर उधर आगे, CH2 बचेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया किसका, हेक्सेन का। अब हम सेकंड करते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन का क्या होता है C3H8। स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 सॉरी 3 ही है ना, तो ये CH3, ये CH2 इधर, और ये हमारा CH3, तो ये हो गया हमारा किसका, प्रोपेन का। ये हमारा किसका है, हेक्सेन का। ओके, ये हो गया। अब हम करते हैं एसीटैल्डिहाइड। इसका स्ट्रक्चर बना के बताना मुझे, एसीटैल्डिहाइड का कैसे बनाओगे। एसीटैल्डिहाइड का अगर स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे, मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला इसका है CH3O C6H4 CHO। अब बेसिक सा है, अगर बेंजाइहाइड है तो C कार्बन 6 है, इसमें कार्बन ज्यादा है, देखो एक कार्बन ये रहा 6, ये रहा 7, यानी 6 7 कार्बन 8 कार्बन सॉरी 8 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 3 4 3 7 और 4 11। अब ये बोल सकते हो कि C8H12O, ये भी शॉर्ट में अब इसका स्ट्रक्चर, ये जो है इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब जो इसका राइट आंसर है वो है एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे ना, एनिलीन का हो जाएगा NH2, ये इसका फॉर्मूला हो गया C6H5। अभी बेंजीहाइड यौगिक, कार्बनिक यौगिक बेंजीहाइड कैसा है वो देखो, स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो बेंजीन स्ट्रक्चर बनेगा बिल्कुल, ठीक है। देखो इसको छोड़ा डबल बॉन्ड एक बॉन्ड, इसको छोड़ा यहाँ पे आ जाएगा, इसको छोड़ा यहाँ पे आएगा, ठीक है। H हो गया, C यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5, और साथ में क्या है यहाँ पे NH2 है, तो NH2 हमारा यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं NH2। तो स्ट्रक्चर भी अब धीरे धीरे बनाने को आ रहे हैं इनके, तो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको नोट डाउन कर लेना इनको, है ना, कि इससे पहले वाली क्लास में भी, इससे पहले क्लास में भी आया था एक ऐसी स्ट्रक्चर, तो धीरे धीरे हो सकता है क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इसमें पूछ सकता है वो, स्टेनो वाले में भी ऐसी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है रिवर सिस्टम से रिलेटेड। रिवर में ऑलरेडी इससे पहले की क्लासेस में करा देता हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि धीरे धीरे आपको पहले ही क्लास 1 से, जिसने क्लास 1 से नहीं करा है क्लास 1 से रिवीजन करना, क्योंकि एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है। क्लास 1 से लेकर 10 तक बहुत वो क्लास जो है 1 आवर के आसपास है, वो लेंथी क्लास है, तो इसका मतलब वहाँ पे ज्यादा आपका ज्यादा चीजें वहाँ पे मिलेंगी, है ना, ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, ज्यादा वहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो वो चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्पेस बन गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कौन सी नदी दक्षिण से चंबल नदी से मिलती है, और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया जब मैंने गंगा रिवर सिस्टम बताया था, गंगा वाला, तो वहां पे भी बताया था। गंगा यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा, ये बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे ये गिर जाते हैं, किस नाम से, पद्मा नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा आती है गंगोत्री से, ठीक है, गंगोत्री से आती है, और इसी के यहाँ पे आसपास है यमुनोत्री। यहाँ से निकलती है कौन सी, यमुना, यहाँ से यमुना निकलती है, यहाँ से यमुना है, यमुना निकलेगी यहाँ पे इलाहाबाद यूपी के पास में, यहाँ पे गंगा से मिल जाती है। गंगा की जो है सहायक नदियां यहाँ पे कर लेते हैं, कौन कौन सी है, इसको हटाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं यहाँ पे मैं नोट डाउन। थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर पे मत जाना कि मैंने थोड़ा गलत कहीं पे किसी को गलत ऐड कर दिया है, वो वाला। अभी से भी यहाँ पे ये ऑलरेडी मैं पहले करा चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सीधा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये यमुना है, इससे 2 Thank you.
चलिए इतने ही बहुत है। ओके ओके, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहले हम गंगा की ट्रिब्यूटरी कर लेते हैं। रामगंगा पहला नोट डाउन कर लेना, दोबारा से रिवीजन है। इससे पहले मैं तीनों ही रिवर सिस्टम करा चुका हूँ। सिंधु हमने कर लिया था, ब्रह्मपुत्र हमने कर लिया था, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम भी कर लिया था। उसके बाद गंगा रिवर सिस्टम हम कर चुके हैं। उसके बाद एक और किया था हमने, कौन सा वाला, गोदावरी, गोदावरी भी हमने कर लिया था, है ना, उसकी ट्रिब्यूटरी। ये चार हम कर चुके हैं, तो इसलिए ये बस एक रिवीजन हो रहा है यहाँ पे दोबारा से। घाघरा, उसके बाद गंडक। ये क्वेश्चन आता है कि बोलेगा लेफ्ट साइड से कौन सी ऐड होती है, राइट साइड से कौन सी। जैसे इसमें उन्होंने बोला कि दक्षिण से चंबल नदी मिलती है, किस में मिलती है, तो ये पूछा हुआ था, तो डायरेक्शन भी याद है ना, लेफ्ट से कौन सी मिल रही है, राइट से कौन सी मिल रही है। कोसी हो गया, यहाँ पे थोड़ी महानंदा, ठीक है, और बाकी यहाँ पे बंगाल बे और बंगाल में गिर जाएगा। अब यमुना है, यमुना, ठीक है, यमुना की कौन सी नदी है, यह है चंबल। चंबल नदी इन्होंने इसीलिए दिया है, चंबल, चंबल नदी इसीलिए दिया है क्योंकि चंबल जो नदी है ना वो निकलती है कहाँ से, मध्य प्रदेश। जब मध्य प्रदेश से निकलेगी चंबल नदी, तो चंबल नदी जब मध्य प्रदेश से निकलती है तो वो मूव करती है, जैसे वो उल्टा मूव करती है, जैसे वो जाएगा पहले कहाँ पे, ऊपर दूसरी स्टेट यानी राजस्थान, उस एरिया से होते हुए फिर वो यूपी में जाके मिलती है, यानी उल्टा फ्लो करती है, उसका फ्लो थोड़ा अलग होता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने चंबल नदी दिया है, ठीक है। और चंबल नदी ही इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, यमुना की, तो इस वजह से भी चंबल नदी दिया हुआ है। अब चंबल नदी में आके कौन कौन मिल जाता है, ये बनास है, बानस, बनास करके, बनास रिवर यहाँ से निकलेगा, काली सिंध यहाँ से निकलेगी, काली सिंध, ठीक है। उसके बाद प्रवती एक रिवर है, प्रवती, प्रवती रिवर है, ठीक है। इसके बाद ये वाली एक और आ जाएगी, कौन सी, सिंध आ जाएगी, इसकी एक और। सिंध के बाद यहाँ पे होता है बेतवा, बेतवा आ जाएगा। इसके बाद दर्शन करके एक आएगा, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, छोड़ो, ठीक है, ओके। इसके बाद कैन, कैन आ जाएगा, और इसके बाद एक और यहाँ पे सोन करके इसमें मिल जाएगी, ठीक है, सोन होता है, कैन भी आ जाएगा इसमें, कैन और सोन, यहाँ पे थोड़ा और आगे कनेक्ट कर लो उसको, है ना। तो ये रहा, ये रिवर सिस्टम है गंगा वाला, एक बार और कर लेना क्योंकि इन्होंने यमुना का पूछा है। तो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी चंबल थी, ठीक है, और जैसे गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी वो होती यमुना, तो इन्होंने जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो पूछा हुआ है, ठीक है। तो नॉर्मली अच्छा है, इसको एक डायग्राम बना के देख लेना और उसके बाद इसको एक बार और रिवीजन कर लेना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे बोला है, क्वेश्चन नंबर इन्होंने अगला 14 देखो, 14 यहाँ पे क्या बोला है, 14 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने ये बोला है कि कौन सा देश विश्व बैडमिंटन इवेंट 2026 की मेजबानी करेगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड से भी लगा सकते थे, और ज्यादातर चांसेस होते हैं सही होने के, बट हर बार सही होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे चारों कंट्री में इंडिया का नाम दिया हुआ था, मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो है इंडिया में हो रहा है, इस हिसाब से भी दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, इंडिया हो जाएगा, ओके। तो थोड़ा ये चीज भी ध्यान रखना, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा और इंडिया वहां पे दिया हुआ है चार ऑप्शन में, तो उसको भी लगा सकते हैं। अच्छा, इन्होंने बोला है कि नॉर वेस्टर्स क्या होते हैं, नॉर वेस्टर्स, ठीक है, नॉर वेस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉर वेस्टर्स को अगर हमें देखना है, नॉर वेस्टर, नॉर वेस्टर को अगर हिंदी में कहीं कहीं काल वैशाखी भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, काल वैशाखी, ठीक है। काल वैशाखी, काल इसलिए क्योंकि ये नॉर वेस्टर, वेस्टर का मतलब एकदम जो तूफान आंधी होती ना, आंधी, तेज आंधी, तेज आंधी, उसे भी बोल सकते हैं, आंधी तूफान अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। और ये इसको ही क्या बोलते हैं, तेज आंधी, इसे बोलते हैं काल वैशाखी। ये बारिश से पहले आती है, ठीक है, बारिश से पहले। ये कहाँ से होके आती है, न्यूजीलैंड से, ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से आती है, नॉर्थ वेस्टर्न न्यूजीलैंड से आती है, ठीक है। तो बारिश से पहले आने वाला और न्यूजीलैंड से होकर आती है। इसके बाद काल वैशाखी से भी बोला जाता है, और ये क्या है, एक तूफान है, तेज आंधी तूफान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हर स्टेट में जाता है, तो हर स्टेट में इसका नाम अलग अलग बोलते हैं, हर स्टेट में, ठीक है। तो वो चीज तो इन्होंने दिया नहीं, बट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप अगर एलिमिनेट करना चाहते हो तो एलिमिनेट कैसे करोगे, यहाँ पे देखो,
आंधियां, आंधियां बोला है ना, एकदम भयानक आंधियां, ठीक है, भयानक आंधियां, इसीलिए काल वैशाखी बोलते हैं। काल का मतलब जो बहुत ज्यादा नुकसान, नुकसान, ठीक है। तो बंगाल और असम में शाम के समय चलने वाली भयानक आंधियां, बाकी किसी में नहीं दिया हुआ है, जबकि ये और स्टेटों में भी आएगा, केरल में भी आता है, तो केरल में कुछ और, कर्नाटका में भी आता है देखो, तो इधर पंजाब इन साइड भी आता है, लेकिन आंधियां वाला वर्ड इन्होंने सेकंड वाले में यहाँ पे दिया हुआ है, बट बाकी ऑप्शंस में भी थोड़ा बहुत ये डाउट करने वाला क्वेश्चन था, कि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, ऐसे नहीं गलत है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्या होती है, तो ये आंधी होती है, ठीक है, जो भयानक आंधी आप बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, बट अभी नॉर्थ वेस्टर्स ना करो, आगे आएगा तो और डिटेल में कर लेंगे कैसे क्या चीज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या बोला है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इन्होंने एलिमिनेट करने को बोला है, इनमें से कौन सा सही है। देखो, पहला ऑप्शन है कि मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार या एक से अधिक राज्यों के बीच, या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्यों के बीच, या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक विस्तृत है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अपीलीय अधिकार क्षेत्र का विस्तार तब होता है जब संघ और कुछ राज्य विवाद की एक तरफ होते हैं और कुछ अन्य राज्य दूसरी तरफ होते हैं, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 129 याद रखना, और 142 दोनों में ही सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र है, ये तो बिल्कुल आपका आर्टिकल, 2 आर्टिकल है आपके हो जाएंगे। किससे रिलेटेड है, सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से। कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल हमारा 142, दोनों आर्टिकल हो जाएंगे हमारे किससे रिलेटेड, सर्वोच्च न्यायालय में। अब फोर्थ ऑप्शन है, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू नहीं की जा सकती है, अभी तक बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इसे तो एलिमिनेट करो फोर्थ वाले को। बाकी ऑप्शन देखें, बाकी में देखो इन्होंने क्या बोला है कि एक तो ये दो या दो से अधिक राज्यों के भी ठीक है, ये दो या दो से अधिक राज्यों तक है ये सीमित, तो ये ऑप्शन तो ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कुछ कुछ राज्य विवाद एक तरफ होते हैं, कुछ अलग नहीं, दोनों एक अलग अलग नहीं होता कोई भी, तो इसे एलिमिनेट करो। और ये वाला तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट आना चाहिए, तो फर्स्ट और थर्ड इसका राइट हो जाएगा, चेक कर लेना एक बार इसको भी, है ना। फर्स्ट और थर्ड राइट है मेरे हिसाब से। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार करंट का क्वेश्चन है, तो करंट में कराऊंगा, अभी स्टार्ट करूंगा, तो शॉर्ट वीडियो होंगे वो भी 10 मिनट से 15 मिनट के आसपास, तो 1 मंथ का करंट निपट जाएगा हमारा 3 वीडियो में, 3 या 4 वीडियो में। तो इस टाइप से जो मेन चीजें हैं, बहुत अच्छे से चीजें हो जाएंगी करंट, ताकि छूटेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बाहर आएगा, ठीक है। और ये वाली सीरीज भी ऐसी ही है, क्या अगर चीजें मैं करा पाया एग्जाम तक, तो चीजें बाहर मुश्किल है कि आएगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इनमें से। 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है दामोदर माउजी को, जो कि एक कोंकणी लेखक है, यहीं पे याद कर लो, एक क्वेश्चन करंट कहीं से याद होगा। 53 ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, दामोदर माउजी, दामोदर माउजी, ये कौन से लेखक हैं, कोंकणी लेखक हैं, ठीक है, कोंकणी लेखक। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोला है गोगा नमनी, गोगा नमनी रिपीट क्वेश्चन है, मैं करा चुका हूँ गोगा नमनी, ये स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन हुआ स्टेनो का, स्टेनो में। गोगा नवनी इसलिए करते हैं क्योंकि 9 दिन चलता है ना, 9 दिन तक पूजा वूजा की जाती है, 9 दिन। और ये किस लिए किया जाता है, नागों से रक्षा के लिए, नागों से रक्षा के लिए किया जाता है, रक्षा के लिए ये गोगा नवनी फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है, नागों से रक्षा करने ये पूजा अर्चना की जाती है इसमें। सेकंड चीज है कहाँ पे होता है, ये फेमस है हरियाणा में ज्यादा है, हरियाणा से रिलेटेड कनेक्ट करता हुआ राजस्थान हो जाएगा, वहां पे भी है, उससे कनेक्ट करता हुआ यूपी, तो इन राज्यों में ये मनाया जाता है कौन सा, गोगा नवनी, जो कि नाग देवता को समर्पित, यानी नागों से रक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है। ओके, तो ये कहाँ का है, तीनों में से कौन सा स्टेट, कर्नाटका तो नीचे आ गया, उड़ीसा नीचे हो गया, ये ऊपर नॉर्थ वाले स्टेट के हैं, राजस्थान, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तीनों स्टेट। तो अगर आपको एलिमिनेट भी करना था तो सिंपल सी बात है, देखो एलिमिनेट ऊपर वाले स्टेटों में था, राजस्थान से यूपी, यूपी से सॉरी राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से यूपी, थोड़ा एमपी में भी हो सकता है ये, ठीक है, मनाया जाता होगा। बट बाकी तीनों देखो, उड़ीसा दिया है इन्होंने, ठीक है, कर्नाटका इन्होंने दिया है, और आंध्र प्रदेश इन्होंने दिया, तीनों ही नीचे साउथ के स्टेट हैं। तो एलिमिनेट भी करोगे, एलिमिनेशन मेथड भी लगाते हैं ना, तो बहुत अच्छा, क्यों, एलिमिनेशन मेथड रीजनिंग वाला लगाओ, देखो चारों में से ऑड बताना है, कर्नाटका, उड़ीसा, राजस्थान या आंध्र प्रदेश, चारों में से ऑड क्या लग रहा है, चारों में से ऑड राजस्थान है, तो इसलिए राजस्थान पे ज्यादा आप लगा सकते हो, है ना। तो ये इस टाइप से भी चीजें हो सकती है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में। तो सब तरीके देख लेना, अगर नहीं आता है तो इसका मतलब थोड़ा इस टाइप से भी देख लेना, नहीं पता है तो ये ऐसा एलिमिनेट वाला मेथड।
क्वेश्चन नंबर 19 इसीलिए दिया हुआ है, क्यों दिया इन्होंने, देखो बांग्लादेश का दिया क्यों है, रीजन क्या है बांग्लादेश का, रीजन क्या है कि बांग्लादेश वाला ही पूछा हुआ है और कंट्री का नहीं। रीजन इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश का जब आप कंपैरिजन करोगे किससे, इंडिया से, तो हर चीज में वो पीछे है, जबकि इंडिया की रैंक जो है इस वाले में भुखमरी में बहुत ज्यादा है। बांग्लादेश का डबल आप कह सकते हो, शायद 100 ज्यादा ही है, 121 में 100 प्लस में है, और बांग्लादेश की देखो 84 नंबर पे, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसका ये चीज क्या है, एक चौंकाने वाला है ये वाली रैंक। ठीक है, किस वाले में, जबकि उनकी कंडीशंस उतनी सही नहीं है। ठीक है, खराब है हर चीज, खराब है। कंपैरिजन करेंगे इंडिया से तो इंडिया से बहुत बुरी कंडीशन है, बट फिर भी देखो वहाँ पे भूखमरी वाली रैंक में उनका 84 है, जो कि एक बहुत ही मतलब कम रैंक है कंपैरिजन करेंगे कंट्री और कंट्रियों से। तो 84 है, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ था ये क्वेश्चन है ना। अभी यहाँ पे अभी जो करंट में जो केस चला बांग्लादेश वाला, कौन वहाँ की जो पीएम थी वो इस्तीफा दे दिया, अभी वो करंट का क्वेश्चन है, तो वहाँ आगे जाके करंट में फिर से हम डिस्कस करेंगे बांग्लादेश के ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने बोला है कि पादप कोशिका की पहचान की जिससे वो जंतु कक्षा। ठीक है, ये है पादप कोशिका, ये है जंतु कोशिका। अच्छा, ये प्लास्टिड इन्होंने इंग्लिश में दिया, ध्यान रखना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक कहते हैं। ठीक है, सॉरी कवक कह रहा हूँ, लवक, लवक बोलते हैं, लवक, लवक बोला जाता ना। पादप कोशिका जंतु कोशिका में थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पे कर लेते हैं ना, कुछ डिफरेंस। पहला डिफरेंस यहाँ पे लिख लो, कोशिका अगली बार हो सकता है ये पूछ ले, कोशिका भीति इसमें होगी, पादप कोशिका में, जंतु में नहीं होगी। सेकंड चीज लवक पादप कोशिका में होगी, जंतु में नहीं होगा। थर्ड चीज आप लिख दो तारककाय, इसमें होगा और इसमें, सॉरी तारककाय, 1 सेकेंड, तारककाय इधर लिखना था ना। ओके, तारककाय जो होगा वो होगा जंतु कोशिका में। ठीक है, तारककाय होगा जंतु कोशिका, नोट डाउन कर लेना क्योंकि अगली बार हो सकता है कोई और पूछ ले। तो ये पादप में नहीं होगा। इसके बाद रिक्तिका, रिक्तिका क्या होती है, इसकी बड़ी होती है, रिक्तिका बड़ी होती है, वैक्यूल्स बोलते हैं शायद इंग्लिश में, पता नहीं। और इसकी क्या होती है, छोटे। तो बोल सकता है कि रिक्तिका का जो साइज है वो बड़ा होता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। हो सकता है पूछे कोशिका भीति पाया जाता है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में। अभी ये लवक वाला तो पूछा हुआ उन्होंने, प्लास्टिक इंग्लिश में बोल दिया कि प्लास्टिक जो है किस में होता है, पादप कोशिका में, जंतु में। ठीक है, सेकेंड चीज इन्होंने बोला है कि बोलेगा कि जो पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, वो होता है आयताकार, और जंतु कोशिका का आकार कैसा होता है, वो होता है वृत्ताकार। तो ये था। अब लवक क्या होता है, लवक होता है जो कलर देता है, रंग देता है। ठीक है, रंग देता है। 3 टाइप के लवक होते हैं ना, एक हमारा वणी लवक जो हमारा कलर देगा, एक हमारा अवणी लवक जो हमारा कलर नहीं देगा, और तीसरा हमारा जो कलरफुल देगा, रंग देगा। कौन सा वाला, उसे क्या कहते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, बट जो कलरफुल, जैसे वणी मतलब कलर देगा, अवणी मतलब कलर नहीं देगा, और थर्ड वाला कलरफुल, अलग अलग कलर वाला। ठीक है, तो ये दो वणी अवणी। ठीक है, अब जैसे होता है ना गाजर का रंग लाल क्यों होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कवक के कारण। ठीक है, पेड़ों का रंग हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल, बट क्लोरोफिल किसमें होता है, कवक, लवक। आप बोल सकते हो कवक भी, सॉरी लवक भी बोल सकते हो वहाँ पे। तो चीज है, ये कलर देने वाला काम करता है ना। तो ये ठीक है, बाकी बायो इतना डिटेल में नहीं करना, मेरा बायो नहीं था तो इसलिए बाकी डिटेल में चीजें नहीं होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से, और 21 से लेकर हमारा अगले में थोड़ा सा हम क्लास को थोड़ा और टाइमिंग बढ़ा देंगे। बाकी जो भी डाउट रहता है इस वाले कुछ क्लास में तो उसको पूछ लेना कमेंट्स सेक्शन में, और बहुत अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी दी जा रही है इसको नोट डाउन करना। मिलते हैं क्लास नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे करेंगे।